हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास का हिस्ट्री का मैप वर्क। तो शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर के मैप से, सरस्वती सिंधु सभ्यता के पुरास्थल। तो सरस्वती सिंधु सभ्यता के पहले हम देखेंगे इंडिया में कौन से मुख्य पुरास्थल या इम्पोर्टेंट इसकी साइट्स हैं। तो पंजाब में रोपड़, हरियाणा में बनावली, बनावली कहाँ है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, राखीगढ़ी हिसार जिले में, मीताथल भिवानी जिले में, और कालीबंगा राजस्थान में हमने पढ़ा था, यहाँ काली चूड़ियां मिली थी इसलिए इसका नाम पड़ा कालीबंगा। और गुजरात में धोलावीरा और लोथल इंपॉर्टेंट इसके पूरा स्थल है। लोथल हमने पढ़ा था, महत्वपूर्ण बंदरगाह था ये सरस्वती सिंधु सभ्यता का। इसके अलावा जो मुख्य पूरा स्थल मिले हैं वो पाकिस्तान में है वर्तमान में। उस समय अविभाजित भारत था, लेकिन आज जो भारत विभाजित हो गया है तो पाकिस्तान में ये पूरा स्थल अब पड़ते हैं। हड़प्पा, इसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा। मोहनजोदड़ो इसका दूसरा महत्वपूर्ण नगर था। और इसके अलावा मेहरगढ़ और गंवरीवाल, जिसे गनवारी वाला भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम ध्यान रखना चाहें, इसमें हम चार और मेजर साइट्स को हम ध्यान में रख सकते हैं। वो चारों मेजर साइट्स कौन सी है, इसके सबसे उत्तर, सबसे दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के साइट्स। तो सबसे उत्तर में इसमें जम्मू कश्मीर में मांदा, जम्मू कश्मीर में क्या है, मांदा। और सबसे दक्षिणी इसकी जो साइट मिलेगी हमें महाराष्ट्र में दायमाबाद, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र में दायमाबाद। और जो सबसे पश्चिमी पुरास्थल है वो बलूचिस्तान में सुत कांगेडोर। और सबसे पूर्वी पुरास्थल उत्तराखंड में क्या है, आलमगीरपुर। तो ये चार हो गए इसके चारों बिल्कुल किनारों के जो पुरास्थल है वो हो गए। तो ये थे सरस्वती सिंधु सभ्यता के मुख्य पुरास्थल। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं के मैप वर्क को डिस्कस करेंगे। तो प्राचीन, पहले हम देखते हैं विश्व के मानचित्र पर जो विश्व की प्राचीन सभ्यताएं हैं वो कहाँ लोकेटेड है। तो सबसे पहले सरस्वती सिंधु सभ्यता, ये तो हमने अभी डिस्कस किया ही है। सरस्वती सिंधु सभ्यता भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में है। और सेकंड, चीन की सभ्यता एशिया में ही, जो चाइना का ये पूर्वी हिस्सा है, यहाँ ये चीन की सभ्यता है, वांगहो नदी के किनारे। फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये येलो कलर में फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर के बीच में यहाँ मेसोपोटामिया की सभ्यता है। और इसके बाद है मिस्र की सभ्यता, ये अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल जो उत्तरी कॉर्नर है, यहाँ ये मिस्र की सभ्यता है, नील नदी के किनारे पाई गई थी, ये लाल सागर और भूमध्य सागर के बिल्कुल पास है ये। और माया सभ्यता, माया सभ्यता उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बिल्कुल बीच में मध्य अमेरिका में पाई गई है। ये जो जमीन का टुकड़ा इन दोनों देशों को जोड़ने का काम कर रहा है, यहाँ कौन सी सभ्यता थी, माया सभ्यता। और इंका सभ्यता दक्षिणी अमेरिका के इधर पश्चिमी भाग में है। हमने चैप्टर में इसको नहीं पढ़ा है, लेकिन चलो हम इसे अपनी जानकारी के लिए देख लेते हैं। और इस मैप में एक यूनान की सभ्यता नहीं दी हुई है, जिसे हमने चैप्टर में डिस्कस किया है। तो यूनान की सभ्यता यहाँ भूमध्य सागर के ऊपरी हिस्से में यूरोप में पाई गई थी। यूरोप और यूनान दोनों यू से शुरू हो रहे हैं। यहाँ कौन सी सभ्यता पाई गई थी, यूनान की सभ्यता। तो ये थी विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। अब हम इन सभ्यताओं को डिटेल में देखेंगे, इनके मुख्य शहर कहाँ कहाँ थे। और उससे पहले हम देखेंगे कि इनके आपस में किस प्रकार से व्यापारिक संपर्क थे और कैसे ये जुड़े हुए थे। प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यता और भारत के साथ संपर्क, भारत से उनके किस प्रकार से कॉन्टेक्ट थे। तो भारत में हमने यहाँ देखी थी, इस एरिया में कौन सी सभ्यता देखी थी, सरस्वती सिंधु सभ्यता यहाँ फैली हुई थी। और सरस्वती सिंधु सभ्यता हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो यहाँ फारस की खाड़ी के ऊपर पाई गई थी। और
दूसरा मिस्र की सभ्यता, जो भूमध्य सागर और लाल सागर के बिल्कुल किनारे पर थी। तो इन सभ्यताओं के साथ भारत की ये सभ्यता जुड़ी हुई थी। किस प्रकार से ये जुड़ी हुई थी? ये इसमें इनके ट्रेड रूट्स या व्यापारिक मार्ग दिए हुए हैं। ये दिया हुआ है स्थल मार्ग के द्वारा इनका रास्ता किस प्रकार से ये जुड़ी हुई थी। और दूसरा दिया हुआ है फारस की खाड़ी से भारत की जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है वो ऐसे जल मार्ग से जुड़ी हुई थी। और हमने यहाँ देखा भी था कि गुजरात में जो भारत का प्रमुख बंदरगाह नगर था लोथल। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्राचीन विश्व की सभ्यताओं पर पेपर में हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मिस्र के मानचित्र पर वहां के व्यापारिक नगर अंकित करें। क्वेश्चन इस प्रकार से हमसे पूछा जा सकता है। या फिर मिस्र के मानचित्र पर वहां के मुख्य नगर बताइए, मिस्र की सभ्यता को दर्शाने वाले नगर बताइए। तो सबसे उत्तर में ये कौन सा नगर था? मिस्र का अलेक्जेंड्रिया। और यहाँ से आती थी नील नदी। तो ये नील नदी के किनारे तीन मुख्य नगर है, हेलियोपोलिस, गीजा और मेम्फिस। तो ये क्या है? मिस्र की सभ्यता के प्रमुख नगर अलेक्जेंड्रिया, हेलियोपोलिस, गीजा और मेम्फिस। ये है इनके महत्वपूर्ण नगर। इन्हें हम यहाँ कलर्ड मैप में भी देख सकते हैं। अलेक्जेंड्रिया, यहाँ है अलेक्जेंड्रिया, हेलियोपोलिस, गीजा, गीजा और मेम्फिस। तो ये क्या है? चार महत्वपूर्ण नगर हमने किए हैं मिस्र की सभ्यता के, जो कि ये नील नदी बहती हुई जा रही है इस पर बने हुए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के प्राचीन नगरों को विश्व के मानचित्र पर दर्शाएं। यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता के हमें प्रमुख नगर दर्शाने हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता हमने पढ़ी थी, जो वर्तमान इराक है वहां पर मेसोपोटामिया की सभ्यता फली फूली थी। और यहाँ फारस की खाड़ी के ऊपर इसे हम लोकेट कर सकते हैं। तो मेसोपोटामिया के जो प्रमुख शहर थे वो कौन से थे? असीरिया, बेबीलोन और सुमेरिया। ये तीनों हमने सभ्यताएं भी पढ़ी थी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में ये तीन अलग अलग सभ्यताएं विकसित हुई थी, सुमेरिया, असीरिया और बेबीलोनिया। तो ये तीन इनकी मेजर सिटीज थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की। सबसे ऊपर असीरिया, फिर ये बेबीलोन और सुमेरिया ब्लैक डॉट्स में हमें नजर आ रहे हैं, बिल्कुल पास पास है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के मानचित्र पर यूनानी नगर दर्शाए। हमें यूनानी सभ्यता के प्रमुख नगर दर्शाने हैं। तो यूनानी सभ्यता हमने कहाँ देखी थी? यूरोप महाद्वीप में है ये, भूमध्य सागर के ऊपर। तो यूनानी सभ्यता के जो महत्वपूर्ण नगर है वो भूमध्य सागर के किनारे ही हमें देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण नगर था इनका एथेंस। एथेंस ये यहाँ लोकेट किया हुआ है इसमें। एथेंस, स्पार्टा, क्रीट और साइप्रस, ये सारे हैं भूमध्य सागर के किनारे यहाँ ऊपर दिए हुए हैं। और एक है मकदूनिया या मैसिडोनिया भी इसे कहा जाता है। तो यूनानी सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर कौन से हैं? और ये यूरोप महाद्वीप में हमें दर्शाने हैं, भूमध्य सागर के बिल्कुल पास पास, जहाँ इटली और स्पेन जैसी कंट्रीज हैं। एथेंस, मकदूनिया, स्पार्टा, क्रीट और साइप्रस, ये क्या यूनानी सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर है। इस क्वेश्चन में हमें देखना है विश्व के मानचित्र पर रोमन साम्राज्य से जुड़े देशों को बताना है। तो रोमन साम्राज्य भी यहाँ फैला हुआ था, ये जहाँ वर्तमान में इटली है और इसकी राजधानी थी रोम और मुख्य नगर नेपल्स था इसका। और ये बाकी की अन्य किन सभ्यताओं के साथ, ये रोम और जो यूनान की सभ्यता है बिल्कुल ये पास पास थी। और बाकी अन्य सभ्यताओं के साथ ये किन किन देशों के साथ जुड़ी हुई थी? जो डॉटेड एरिया दर्शाया हुआ है इसमें रोमन सभ्यता इन सब के साथ जुड़ी हुई थी। तो ये फ्रांस के साथ जुड़ी हुई थी। डेसिया, मकदूनिया यूनानी सभ्यता के प्रमुख नगर थे। और
मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ जुड़ी हुई थी, सीरिया के साथ जुड़ी हुई थी और मिस्र की सभ्यता के साथ भी ये भौगोलिक दृष्टि से जुड़ी हुई थी। तो ये थे विश्व के मानचित्र पर जो रोमन साम्राज्य से जुड़े हुए देश थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की सभ्यता के विकास में चीन की सभ्यता के विकास के उदय में जिन प्रमुख नदियों का योगदान रहा है उनकी सूची बनानी है और उन्हें हमें मानचित्र में दर्शाना है। तो चीन की सभ्यता के उदय में किन दो नदियों की भूमिका प्रमुख रही? सिक्यांग और वांगहो, या फिर इसे वांग हवो नदी भी कहा जाता है। तो ये दोनों नदियां चीन के इधर पूर्वी हिस्से में है, वांगहो ऊपर होगी नदी, और यहाँ है सिक्यांग, बिल्कुल ये कर्क रेखा के ऊपर हमें देखने को मिलेगी, और इससे थोड़ा सा ऊपर वांगहो नदी हमें दर्शानी है। और इन नदियों का चीन की सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। नेक्स्ट है अमेरिका के मानचित्र पर माया सभ्यता से जुड़े हमें स्थल दर्शाने हैं। तो माया सभ्यता हमने देखी थी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो भूखंड है मध्य अमेरिका, जो इन दोनों महाद्वीपों को जोड़ने का कार्य करता है, यहाँ माया सभ्यता फली फूली। और वर्तमान में यहाँ कौन कौन सी कंट्रीज है? यहाँ है बेलीज, ग्वाटेमाला, होंडुरास और अल सल्वाडोर। तो ये महाद्वीप नहीं सॉरी, ये देश यहाँ वर्तमान में है जहाँ माया सभ्यता फली फूली थी। ये डॉट्स में ये छोटी छोटी कंट्रीज हमें यहाँ दर्शाई हुई, ये ग्वाटेमाला, बेलीज, इसके नीचे होंडुरास और फिर अल सल्वाडोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट चैप्टर से विश्व के प्रमुख दर्शन से। तो इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन बनेगा कि विभिन्न दर्शनों के प्रमुख केंद्रों को विश्व के मानचित्र पर दर्शाइए या अंकित कीजिए। तो विभिन्न दर्शनों के प्रमुख केंद्र कौन से थे? हमने पहले तो ये दर्शन कौन कौन से पढ़े? वैदिक दर्शन भारत में, जैन दर्शन भी भारत में, बौद्ध दर्शन भारत के अलावा श्रीलंका, चीन, जापान और सिंगापुर में भी था। पारसी दर्शन ईरान और भारत में, और यहूदी दर्शन यरूशलेम में, कन्फ्यूशियस दर्शन चीन में। तो आइए अब हम इन्हें देखते हैं मैप पर किस प्रकार से ये दर्शन अलग अलग देशों में विकसित हुए। तो वैदिक दर्शन हमने देखा यहाँ भारत में हम दर्शा देंगे अगर वैदिक दर्शन का पूछा जाए, और ट्रायंगल से दर्शाया हुआ है। जैन दर्शन भी भारत में, बौद्ध दर्शन भी भारत में था, और स्क्वायर और हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? चाइना में, श्रीलंका में। तो यहाँ बौद्ध दर्शन था। पारसी दर्शन जो इस तरीके के चौकोर आकृति में हमें दर्शाया गया है, ये कहाँ था? ईरान में। और यहूदी दर्शन यहाँ यरूशलेम में, इधर अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल ऊपर कॉर्नर पर, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के हम कह सकते हैं बाउंड्रीज पर। और कन्फ्यूशियस दर्शन चीन में। तो चीन में दो दर्शन थे, बौद्ध और कन्फ्यूशियस दर्शन। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं वैदिक भारत में कौन कौन से दर्शन थे? वैदिक, जैन, बौद्ध, पारसी दर्शन, और इसके अलावा जो पारसी दर्शन भारत के अतिरिक्त ईरान में भी था, और यहूदी दर्शन यरूशलेम में, और कन्फ्यूशियस दर्शन चीन में पाया गया। इसके बाद मैप है अगले चैप्टर भारत पर विदेशी आक्रमण से। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमने क्या देखा कि भारत में विदेशी आक्रमण हुए किन किन मार्गों से। तो भारत पर विदेशी आक्रमण मुख्य रूप से हुए जो हिमालय पर्वत था, इस तरीके से जो फैला हुआ था हिमालय पर्वत के दर्रों से हुए, और हमले हुए भी इधर पश्चिमी भाग से और उत्तरी भाग से। तो उत्तर पश्चिमी जो हिमालय के दर्रे थे वहां से भारत पर हमले हुए। तो उस समय ये अविभाजित भारत था, तो ये भारत का हिस्सा थे ये दर्रे। लेकिन अब भारत का विभाजन हो चुका है, तो ये दर्रे अब आ गए हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में हम किन किन दर्रों से भारत पर विदेशी हमलावरों ने हमला किया? बोलन, गोमल और खैबर दर्रा। ये दर्रे
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो पश्चिमी दर्रे कौन से थे? बोलन, गोमल और खैबर। बोलन, गोमल, खैबर या खैबर, गोमल और बोलन, KGB। तो इन दर्रों से भारत पर विदेशी हमले हुए। और उत्तरी भाग में वर्तमान में जो जम्मू कश्मीर में है, यहाँ है मिंटेक दर्रा और अगहिल दर्रा। इन दर्रों से, पहाड़ी रास्तों से विदेशी हमलावरों ने भारत पर हमले किए। अब हम देखेंगे दो इम्पोर्टेंट साइट्स जहां पर विदेशी हमलावरों ने हमले किए और उसके बाद से भारत में हम कह सकते हैं कि विदेशी शासन आरंभ हो गया, मुगल शासन का आरंभ हुआ। तो सबसे पहले हुआ तराइन में हमला मोहम्मद गोरी का। 1191 में मोहम्मद गोरी ने यहाँ तराइन में पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था। लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, उसने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। और अगले साल 1192 में फिर से मोहम्मद गोरी ने हमला किया और पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध में हरा दिया। तो ये तराइन नाम की जगह है करनाल में, जहां पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ था। दूसरी इंपॉर्टेंट लोकेशन है हरियाणा में पानीपत। यहाँ पर पानीपत के तीन प्रमुख युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की नींव रखी थी और ये हमारे भारत की राजधानी दिल्ली, इस पर कब्जा करना उद्देश्य था। तो हमें ये दो लोकेशंस ध्यान रखनी है, तराइन और पानीपत। तो अब हम 7th चैप्टर उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद से मैप करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि एशिया में उपनिवेशवाद का स्वरूप कैसा रहा, कौन कौन से देश उपनिवेशवाद के शिकार रहे। तो ज्यादातर जो एशिया के देश थे वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का ही शिकार रहे थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो हमें पता ही है, भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद का शिकार था। इसके अलावा श्रीलंका, भारत, श्रीलंका और ये बर्मा या म्यांमार और तिब्बत, ये क्या रहे? ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शिकार रहे। इसके अलावा भी जैसे भारत में भी पुर्तगाली, डच या दूसरे जो कंपनियां थी फ्रांसीसी, इनकी कंपनियां स्थापित हुई। तो ये लगभग जो पूरा एशिया महाद्वीप है उपनिवेशवाद का शिकार रहा। इसके अलावा जो उपनिवेशवाद के शिकार थे भारत के लगभग सारे पड़ोसी देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश, चीन, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, ये सभी देश क्या रहे? उपनिवेशवाद के शिकार रहे, जो दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप है। आगे हम देखेंगे कि भारत में किन कंपनियों ने किन किन जगहों पर अपनी कोठियां या फिर अपनी कंपनियां स्थापित की। तो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? मानचित्र पर साम्राज्यवादी देशों द्वारा भारत में जो बस्तियां स्थापित की गई उन उनकी स्थिति दर्शाओ। यानी अलग अलग साम्राज्यवादी शक्तियों ने भारत में कौन कौन सी अपनी बस्तियां या कॉलोनियां स्थापित की। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे पुर्तगाली बस्तियां, जो में सर्कल में दिखाई हुई है। पुर्तगाली बस्तियां थी गुजरात के, यहाँ दीव, दमन, गोवा और पुलिकट, मसूलीपट्टनम और पश्चिम बंगाल में हुगली में। चलिए फिर से देख लेते हैं पुर्तगाली बस्तियां। गुजरात में दीव, यहाँ दमन, बॉम्बे, गोवा और यहाँ तमिलनाडु में ट्रांकब्यूर, ट्रांक्यूबर या ट्रानकोवर भी इसे कहा जाता था, मसूलीपट्टनम और पश्चिम बंगाल में हुगली। तो इन जगहों पर ये पुर्तगाली बस्तियां बसी हुई थी। अब हम देखेंगे मुख्य ब्रिटिश बस्तियां। ब्रिटिश बस्तियां ये
सूरत में भी थी, सूरत में पुर्तगाली और ब्रिटिश दोनों बस्तियां थी। बॉम्बे में भी, महाराष्ट्र में पुर्तगाली और ब्रिटिश दोनों प्रकार की बस्तियां थी। फिर केरला के कोचीन में ब्रिटिश बस्तियां, और कहाँ नजर आ रही है हमें यहाँ, तमिलनाडु के मद्रास में थी ब्रिटिश बस्ती, और कलकत्ता और हुगली जो कि पश्चिम बंगाल में है, यहाँ भी क्या थी, ब्रिटिश बस्तियां थी। इसके बाद है फ्रेंच बस्तियां या फ्रेंच कॉलोनियां, जो हमें ट्रायंगल में दर्शाई हुई है। इनकी महत्वपूर्ण बस्ती थी ये पांडिचेरी में, तमिलनाडु राज्य में इसको हम लोकेट करेंगे। फिर आंध्र प्रदेश में यनम। तो ये दो क्या थी, इनकी महत्वपूर्ण बस्तियां थी। और अब हम देखेंगे स्क्वायर में क्या है, डच बस्तियां। डच बस्ती केरल के कोचीन में, तमिलनाडु के नागपट्टनम में, और यहाँ मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में। तो ये तीन क्या थी, डच बस्तियां, कोचीन, नागापट्टनम और मसूलीपट्टनम, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। इसके बाद है डेनिश बस्तियां, जो कि फील्ड स्क्वायर है, भरा हुआ स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है, उसमें है। ये थी श्रीरामपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, डेनिश बस्तियां। तो ये महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं साम्राज्यवादी शक्तियों ने जो भारत में अपनी बस्तियां या कॉलोनियां बसाई, वो महत्वपूर्ण नगर हमने डिस्कस किए। एक बार फिर से हम इस पर नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन से भारत के नगर ब्रिटिश या फिर दूसरे जो यूरोपीय साम्राज्यवादी देश थे उनके उपनिवेश बने। दीव, सूरत, दमन, बॉम्बे, गोवा, और ये हमने तीन स्टेट्स में देख लिया। गुजरात में था दमन, दीव और सूरत, महाराष्ट्र में बॉम्बे, गोवा, गोवा राज्य में, केरला में ये कोचीन बस्ती थी, और तमिलनाडु में नागपट्टनम, ट्रांकप्यूर, पांडिचेरी, मद्रास, इन्हें हम दर्शाएंगे। और ऊपर ये आंध्र प्रदेश में पुलिकट, पुलिकट झील भी है यहाँ आंध्र प्रदेश में, और मसूलीपट्टनम, यनम, विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में हम देखते आ रहे हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल में कलकत्ता, श्रीरामपुर और हुगली, ये क्या थी, मुख्य बस्तियां थी जो भारत में विदेशी हम कह सकते हैं विदेशी साम्राज्यवादी ताकतों ने जो भारत में बनाई थी अपनी। तो हिस्ट्री के मैप्स इसी प्रकार के टॉपिक्स पे पूछे जाएंगे कि भारत में क्या कुछ हुआ था, इन ऐतिहासिक घटनाक्रम के संबंध में पूछा जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया की ज्योग्राफी के मैप। थैंक यू।